आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्य की चर्चा। और अभी तक हमने साहित्य में धार्मिक साहित्य के बारे में देखा, जिसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इनसे संबद्ध इतिहास के बारे में हमने जाना, कैसे इतिहास निकालते हैं। हम आगे आज चर्चा करते हैं उस समय के दूसरे साहित्य के बारे में, जिसे हम लौकिक या धर्मेतर साहित्य कहते हैं। लौकिक लोक जगत से संबद्ध साहित्य, जिसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है प्रसंगवश उसमें धर्म भी आ जाए, लेकिन उसका विषय नहीं है। वो उदाहरण के तौर पे हो सकता है आ जाए, कहीं कोई प्रसंगवश आ जाए, तो जिसमें धर्म ना हो, धर्मेतर साहित्य या लोक से संबद्ध साहित्य जिसमें धर्म ना हो। अब इसको भी हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे गद्य पद्य के रूप में बांट सकते हैं। हम इसको कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, इस रूप में भी हम बांट सकते हैं। या हम इस रूप में भी बांट सकते हैं कि लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य। तो इस तरह का भी हम विवरण कर सकते हैं। हम इसे लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रंथ आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। यह व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ माना जाता है। यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में जानकारी अगर हमें कुछ लेनी है, तो उसके लिए अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें मौर्य काल से पहले के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इस तरह के भौगोलिक, इनके इतिहास हम जान सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो देखने में भले ही यह व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन हम इससे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, जिसे कौटिल्य कहें, चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, उसने जो अर्थशास्त्र लिखा वो अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र वो नहीं अर्थ की धन का विज्ञान है, नहीं। यह अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखा गया है, लोक प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है, इसको ध्यान रखने का है। अधिकांश विद्वान इसे मौर्य काल की रचना मानते हैं, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि नहीं, ये मौर्य काल के बाद का है, कुछ इसको पहले का मानते हैं, लेकिन अधिकांश मौर्य काल का ही मानते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की अगर हमें बहुत सारी जानकारियाँ करनी हैं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित करता है, जिसमें बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। हम कात्यायन के द्वारा लिखा गया वार्तिक की चर्चा करें, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह वार्तिक भी अष्टाध्यायी पर लिखा गया। हम जानते हैं कि अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ पर लिखा गया वार्तिक है, लेकिन यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व होने के कारण प्राक मौर्य यानी मौर्य काल से पहले और कुछ मौर्य युगीन इतिहास की सूचनाएं मिलती हैं, हम उनको जान सकते हैं। हम आगे बात करें पतंजलि के महाभाष्य की, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जिसे लिखा गया माना जाता है। इसमें पतंजलि के इतिहास पर हम देखें तो मुख्य रूप से शुंग काल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ मिलता है। और जैसे पतंजलि के काल में जो यवन आक्रमण हुए थे, उनका उल्लेख यहाँ किया गया। अब देखिए, यहाँ भी वे उदाहरण के तौर पर ही लिखते हैं, अरुणद यवनः साकेतम, अरुणद यवनो माध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने साकेत, जिसे कहते हैं अयोध्या, अयोध्या को ही साकेत कहते हैं, अथवा माध्यमिका, अरुणद यवनः माध्यमिका, माध्यमिका कहते हैं चित्तौड़ के पास की नगरी,
तो माध्यमिका को घेर लिया। यवनों ने अयोध्या और माध्यमिका यानी चित्तौड़ के पास घेर लिया। तो ये सूचना यवन आक्रमण की हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। इस महाभाष्य में भी हमारे व्याकरण ग्रंथ की तरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस तरह उदाहरण भी मिल जाते हैं जो हमारे इतिहास के लिए उपयोगी हैं। हम कहें गार्गी संहिता की बात, तो इसमें भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है और इसमें भी मौर्य राजा शालिशुक ये मानते हैं अशोक का उत्तराधिकारी। तो शालिशुक के राज्यकाल के बाद यवनों के साकेत, पांचाल और मथुरा पर आक्रमण की सूचनाएं मिलती हैं और बाद में कुसुम ध्वज नाम देता है पाटलिपुत्र को कि वहाँ तक यवन पहुँच गए। तो यवनों के आक्रमण की अगर हम जानकारी करना चाहते हैं तो हमें गार्गी संहिता और पतंजलि का महाभाष्य दोनों में ये बातें मिल जाती हैं। अब इस तरह दो जगह हमें प्रमाणित हो जाता है, तो यह भी हमें इतिहास का ज्ञान करा देता है। हम कामंदक के नीतिसार की बात करें, इसे कहते हैं कि यह गुप्त काल की रचना है, किसी समय गुप्त काल में लिखा गया। और जिस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, वैसे ही यह नीतिशास्त्र राजनीति शास्त्र है। वास्तव में यह नीतिसार के रूप में लिखा गया और इसमें गुप्त काल के राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कैसे राजा और प्रजा का संबंध था, क्या स्थिति थी, ये डिटेल मिल जाता है। कामंदक के विचार कौटिल्य से बहुत अधिक प्रभावित लगते हैं और अर्थशास्त्र का इसीलिए इसे सारांश मान लिया जाता है, इस नीतिसार को। तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी राजनीति से संबद्ध है, कामंदक का नीतिसार भी संबद्ध है। हम कहें आगे कि अर्ध ऐतिहासिक साहित्य की चर्चा करें, तो अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का रघुवंश है, मालविकाग्निमित्रम है, सोमदेव का कथा सागर है, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है। इस तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इनसे हमें अर्ध ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। अर्ध ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इनका लिखने का मूल उद्देश्य इतिहास नहीं है, लेकिन जो वर्णन किया गया वो किसी न किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। विशाख दत्त 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया मुद्रा राक्षस नामक नाटक, जो चाणक्य द्वारा नंद राजा को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासनारूढ़ करने की राजनीतिक पृष्ठभूमि दिखाता है। अब देखें, ये 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा जा रहा और लिखा जा रहा घटनाएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। एक लंबा समय है, बीच में गैप है, तो इसे नाट्य रूपांतरण कर दिया गया। तो इसमें भी हमें छठी मौर्यकालीन राजाओं की सूचनाएं मिल जाएंगी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी की मिल जाएंगी। और चाणक्य और नंद राजा के मंत्री राक्षस को अपनी ओर मिलाए जाने के लिए किए गए षड्यंत्रों का, विशेषकर कूटनीतिक षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों का बहुत बढ़िया विवरण इसमें मिल जाता है। तो विशाख दत्त का नाटक भी हमारे काम आ जाता है। कालिदास ने रघुवंश लिखा और ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में मानी जाती है कि ये रचना लिखी गई। और इसमें रघुवंश में समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक दिखाई देती है, जो रघु के रूप में दिखती है। तो इसलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक की श्रेणी में रख लेते हैं। इसी तरह मालविकाग्निमित्रम की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र वसुमित्र द्वारा सिंधु के दक्षिणी किनारे पर तट पर यवनों को पराजित करने का इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये देखने में कि कालिदास का नाटक है, लेकिन यह भी देखें तो कालिदास जिसकी रचना 4वीं शताब्दी मानी जा रही और ये लिख रहा है 2री शताब्दी ईसा पूर्व की घटना का, यानी ये भी एक गैप है। लेकिन गैप के साथ भी यहाँ नाटक है और इस नाटक में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें ही दी गई है। सोमदेव ने अपना कथा सरित सागर लिखा और क्षेमेंद्र ने
बृहत कथा मंजरी लिखी। ये ग्रंथ भी ऐसे ही ग्रंथ हैं जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिल जाता है। हम कहें कि इसी तरह की जो और भी जो पुस्तकें हैं वह सब अर्ध ऐतिहासिक या इस तरह की जो घटनाएँ कहानियाँ देते हैं, उनके आधार पर हम प्राचीन काल का इतिहास जान सकते हैं और हम इतिहास को लिख सकते हैं। तो ये एक लंबी श्रृंखला है। अगर हम कहें कि इस तरह की ग्रंथों की श्रेणी अगर बाँटें तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ आ जाते हैं। इसमें चरित्र ग्रंथ भी आ जाते हैं और इसमें बहुत सारे और भी विवरण आते हैं। हम उनकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल इस तरह से हम लौकिक साहित्य से इतिहास की जानकारी करते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।